हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 60 तक क्वेश्चन हो गए थे। 61 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन द कंट्री बाय डैश। म्यूचुअल फंड का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? IRDA, AMFI, सेबी, RBI। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसका रेगुलेशन या फिर उसका विनियमन किसके द्वारा होता है? सेबी के द्वारा। सेबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट इज इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक्स, बोथ BNC। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र होता है जिसे NSC कहते हैं शॉर्ट में, वो उसे कौन जारी करता है, कौन इशू करता है? भारतीय स्टेट बैंक, डाकघर, राष्ट्रीयकृत बैंक, B और C दोनों। तो इशू किया जाता है डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में। अगर आपको NSC लेनी है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र लेने हैं, तो आप जो है उसे पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC योजना में कौन निवेश नहीं कर सकता है? हु कैन नॉट इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC स्कीम? HUFs, NRIs, ट्रस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो NSC होता है कौन व्यक्ति नहीं ले सकता या उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही क्या होंगे? NSC में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है NSC में इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है जिससे कि उतने अमाउंट पर आपकी छूट मिल जाती है टैक्स से। टैक्स को बचाने के लिए या टैक्स को कम करने के लिए, जो टैक्सेबल इनकम निकाल रहे होते हैं अपनी, अपने इनकम टैक्स आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर टैक्स कम आया हमारा, इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता है, तो सीधा NSC भी उसी में से एक है आपका। तो यहाँ पर ये तीनों ही उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWP स्टैंड्स फॉर। SWP का पूर्ण रूप है सिंबॉलिक विनिंग प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक विनिंग प्लान, सिस्टमैटिक वर्थ प्लान। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो SWP है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूर्ण रूप हो जाता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो SWP क्या है? ये एक व्यवस्थित निकासी योजना है जो कि म्यूचुअल फंड निवेश की एक योजना है। जो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है उसका ही एक प्लान होगा ये। इसमें क्या रहता है कि इसके अंतर्गत जो निवेशक होगा, जो इन्वेस्टर होगा, वो एक निर्मित अंतराल पर निश्चित राशि को निकाल सकता है, जैसे कि मासिक है, त्रैमासिक है, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ पे या एनुअल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC योजना में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC स्कीम? ₹50,000, ₹1.5 लाख, ₹5 लाख, नो सच लिमिट। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है उसमें आपका निवेश करने की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इसमें टैक्स से जो आपको छूट मिलती है तो वो उसकी एक लिमिट होती है जो ATC की डिडक्शन होगी। आगे आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ATC की डिडक्शन जो मिलती है तो वहाँ पर 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक की ही मिलती है। तो वहाँ पर आपको छूट उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन आप जितना चाहें निवेश इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो सच लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC योजना के तहत निवेश के लिए लागू कर लाभ है। टैक्स बेनिफिट अप्लीकेबल अंडर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू ₹50,000, ₹1 लाख, ₹1.5 लाख, फुल वैल्यू इज टैक्स फ्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वही जो इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि आप जितना भी चाहे निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको जो छूट मिलेगी, कर से लाभ जो मिलेगा वो एक सीमा तक ही मिलेगा। तो वो सीमा क्या है? वो हो जाएगी आपकी 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक ही आप उसमें जो इन्वेस्ट आपने किया है उसमें छूट आपको सिर्फ 1.5 लाख तक की ही मिलेगी। ATC जो डिडक्शन है सेक्शन उसके अंडर में मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना की परिपक्वता अवधि क्या है? व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC स्कीम? 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 9 ईयर्स। तो जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना है उसकी परिपक्वता अवधि हो जाएगी 5 ईयर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल कहलाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव एम्ड एट ब्रिंगिंग मासेस विद इन द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड।
जन बैंक योजना, जन धन योजना, जन आदमी योजना, जन रुपया योजना। तो आपको पता ही होगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले जो योजना चलाई थी जिसके अंतर्गत सभी लोगों को अपना बैंक में अकाउंट खुलवाना था, तो वो योजना कौन सी थी? तो वो योजना थी आपकी जन धन योजना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1958, 1968, 1990, 2004। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ योजना है, तो ये जो पीपीएफ है इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है खाली आपसे पीपीएफ की फुल फॉर्म पूछ ले कि क्या है, तो क्या हो जाएगा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अब ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी 1968 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने नाम से कितने पीपीएफ खाते खोल सकता है? एन इंडिविजुअल कैन ओपन हाउ मेनी पीपीएफ अकाउंट इन हिज हर नेम? 1, 2, 5, नो सच लिमिट। तो आपको बताना है कि कोई एक व्यक्ति है वो अपने नाम से कितने पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट को खोल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड को निवेश करने की अनुमति किसमें है? म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन डैश? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एंड गोल्ड, सिक्योरिटीज अदर देन रियल एस्टेट, सिक्योरिटीज गोल्ड रियल एस्टेट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो भारत में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसमें उसको परमिशन दी गई है? प्रतिभूति में, प्रतिभूति और सोना, अचल संपत्ति के अलावा अन्य प्रतिभूतियां, प्रतिभूति, सोना और अचल संपत्ति। तो उसको अनुमति मिली है सिक्योरिटीज, गोल्ड और रियल एस्टेट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ योजना पूरी तरह से किसके द्वारा संदर्भित है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्कीम इज फुली बैक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो सार्वजनिक भविष्य निधि है ये किसके द्वारा संदर्भित है? तो वो हो जाएगा आपका केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरी तरह से संदर्भित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस का अर्थ है? एनपीएस स्टैंड फॉर न्यू पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सर्विस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एनपीएस है उसका फुल फॉर्म क्या है? नई पेंशन प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन सेवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको पता होगा कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो बंद हो गई है और उसकी जहाँ पर दूसरी पेंशन स्कीम है जिसका नाम एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस का प्रशासन और विनियमन किसके द्वारा किया जा रहा है? एनपीएस इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड एंड रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, एनएसडीएल, पीएफएमएस, एनआईसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो एनपीएस है वो किसके द्वारा जो है प्रशासन जिसका कौन देख रहा है या उसका विनियमन कौन कर रहा है? तो वो हो जाएगा पीएफआरडीए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ पीएफआरडीए इज? पीएफआरडीए की फुल फॉर्म क्या है? प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो पीएफआरडीए है जो कि इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो भी नई पेंशन स्कीम उसका एडमिनिस्ट्रेशन और विनियमन यानी कि रेगुलेशन वो करता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थानों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज डैश? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो जो वित्तीय संस्थान होते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो वो कहलाते हैं वित्तीय मध्यस्थ यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वित्तीय मध्यस्थ होते कौन है? एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि जो ऋण देना चाह रहा है और जो ऋण लेना चाह रहा है उनके बीच मध्यस्थता का काम करती हैं, यानी कि अंतिम ऋणदाता और उधारकर्ता इन दोनों के बीच क्या करती हैं? मध्यस्थता का काम करती हैं। तो ये दो तरह की हो जाती हैं, आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे। एक हो जाते हैं आपके बैंकिंग मध्यस्थ यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और दूसरा हो जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ। तो बैंकिंग मध्यस्थ में भी आपके दो तरह के हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा हो जाता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहाँ पर जो संगठित क्षेत्र है उसमें आपका वाणिज्यिक बैंक आ जाएंगे, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। और इसी तरह से जो गैर संगठित क्षेत्र होगा उसमें आ जाते हैं स्वदेशी बैंकर्स। उसके बाद आपका जो गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है वो भी दो तरह का रहेगा, संगठित क्षेत्र और गैर संगठित क्षेत्र। तो संगठित में आपके विकास बैंक है, अन्य विशेष संस्थाएं और पोस्ट ऑफिस आ जाता है। और गैर संगठित क्षेत्र में क्या आ जाता है? लीजिंग और किराया खरीद कंपनी, म्यूचुअल फंड्स हैं, जोखिम पूंजी है,
जिसे आप रिस्क कैपिटल बोलते हैं, आवास कंपनियां, चिट फंड और निवेश कंपनियां, इन्वेस्टिंग कंपनीज। तो इस तरह से आपका पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का। तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर क्वेश्चन इससे आपका आता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यूटीआई म्यूचुअल फंड वाज सेटअप इन द ईयर डैश 1963, 1986, 1956, 1947। तो जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है उसकी स्थापना हुई थी 1963 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाती है आपकी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश म्यूचुअल फंड कंपनी को आरबीआई और भारत सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। डैश म्यूचुअल फंड कंपनी वाज सेट अप एज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूटीआई एमएफ, एलआईसी एमएफ, एसबीआई एमएफ, आईसीआईसीआई एमएफ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसे आरबीआई और भारत सरकार दोनों ने मिल करके एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया था? तो वो हो जाएगी यूटीआई एमएफ। तो यहाँ पर यूटीआईएमएफ क्या हो जाएगा आपका? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स? नो गारंटी ऑफ रिटर्न, फीस एंड एक्सपेंसेस, पुअर परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो म्यूचुअल फंड होता है तो उसकी कुछ सीमाएं हैं, तो उसमें से कौन जो है वो उसकी सीमा नहीं है? प्रतिफल की कोई गारंटी नहीं, शुल्क और व्यय, खराब प्रदर्शन, व्यावसायिक प्रबंधन। इसकी सीमा समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो इसको हिंदी में पारस्परिक निधि कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये एक सामूहिक निवेश होता है। इसमें क्या होगा कि निवेशकों के समूह मिलकर जो स्टॉक है, अल्पावधि के निवेश हैं या प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज़ है, इसमें निवेश करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक होता है जो फंड के निवेशों को निर्धारित करेगा और लाभ हानि का हिसाब रखता है। क्योंकि आम हम लोग जैसे हैं, जो शेयर मार्केट की इतनी नॉलेज हम लोग को नहीं रहती है कि कब किस शेयर्स जो है ऊपर जा रहे हैं, कब कहाँ किसके शेयर्स में जो है नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पर क्या रहता है कि जो फंड निवेशक, जो म्यूचुअल फंड संचालक यानी कि कंपनी एक जो होती है, वो सभी निवेशकों के निवेश राशि को इकट्ठा करके उनकी तरफ से बाजार में निवेश करती है। तो उसके लिए वो कुछ सुविधा शुल्क भी लेती है आपसे। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि कब हम शेयर खरीदें, कब बेचें, हमें क्या करना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? आपका म्यूचुअल फंड कहलाता है। अब आते हैं कि क्या इसकी सीमा नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिफल की कोई गारंटी नहीं कि रिटर्न कितना आएगा, आपको उसकी नॉलेज नहीं रहती, सही आपको नहीं कंफर्म होता है। तो ये भी इसकी सीमा है। शुल्क और व्यय देना पड़ता है, ये भी इसकी सीमा है। खराब प्रदर्शन भी हो सकता है, ये भी इसकी सीमा है। लेकिन जो व्यवसाय प्रबंधन है ये इसकी सीमा नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIP स्टैंड्स फॉर, SIP का पूर्ण रूप है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, सिंप्लीफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो SIP है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म हो जाती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये क्या हो जाता है? म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।